आप देख रहे हो एनपी न्यूज चैनल। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये जो आप ये वाला जो देख रहे हैं ये अपना 120 फुट का लंबा 120 फुट का लंबा मंच है। ये अभी जो लग रहा है ये वाला लेवल, ये फर्स्ट लेवल बोलते हैं हमारे नाटक में। और ये फर्स्ट लेवल जो है 120 फुट की है, ये फर्स्ट लेवल, और ये 120 बाय 20 फुट का है। उसके बाद में आप जो सेकंड जो देख रहे हैं ये सेकंड लेवल है, इसकी हाइट 5 फीट पर है। ये 4 फीट पर है, वो 5 फीट पर है। ये 70 बाय 20 का है। उसके ऊपर जो देख रहे हैं वो लास्ट लेवल है हमारी थर्ड लेवल, वो है हमारी 40 बाय 20 की वो बन रही है। तो उसमें जो है वो संगमेश्वर मंदिर, जहाँ पर हमारे संभाजी राजे के साथ में जो कटकारस्थन किया गया था, वो संगमेश्वर मंदिर वहां पर बना है। और उनका राजपथ छीनकर किस प्रकार से शनिवार वाड़ा में राजपथ आया, वो शनिवार वाड़ा यहाँ बनता है। ये वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट जो है शनिवार वाड़ा का है। आप इधर का जो हिस्सा दिखाया जाता है वो है वडू गांव का। वडू और शिरूर गांव से ये कहानी घटना घटती है, वो है। सेंटर में जो आप देखते हैं वहां पर विजय स्तंभ आता है, वो आता है और जाता है, मतलब मूविंग वाला है, वो ऑटोमेटिकली आता है और फिर चला जाता है। बाबा साहब के लिए 2 मंच बन रहे हैं, एक उधर में बन रहा है 12 बाय 12 का, एक उधर में बन रहा है 12 बाय 12 का। बाबा साहब अम्बेडकर 2 मंच, वो और सेंटर, ऐसे 3 प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरी कहानी को नरेट करते हैं। थैंक यू। मी रावसाहेब बनकर, या महानाट्याचा आयोजक। हे महानाट्य घेण्यामागचा माझा खास उद्देश, मी आतापर्यंत ह्या स्टेडियमला तथागत महानाट्य घेतलं होतं, डॉक्टर भीमराव घेतलं होतं, त्याच्यानंतर भीमा तुझ्या जन्मामुळे, हे असे मी महानाट्य जे परिवर्तन घडवू शकता, महापुरुषाचे विचार जे लोक आज शिकले सवरले त्या लोकांना महापुरुष समजतात, पण जे काही परिस्थितीनुसार ज्या लोकांनी शिक्षण घेतलं नाही अशा लोकांना ह्या 3 तासाच्या लाईव्ह शोमधून त्याचं प्रबोधन पण होतं आणि समाजामध्ये एकता निर्माण होण्याचं काम हे अशा महानाट्याच्या माध्यमातून केलं जातं। हे महानाट्य मी स्वतः 1 जानेवारीला गोंदियाला जाऊन मी बघितलं। कारण महानाट्य घेण्याच्या पूर्वी हे महानाट्यामध्ये काय आहे, कसं आहे ते सगळ्यात पहिले मी समजून घेतलं। आणि हे महानाट्य घेतल्याच्या नंतर कुठे जातीय दंगली होणार नाही आणि समाजामध्ये जो काही चुकीचा निर्णय झालेला आहे, गेलेला आहे, तो ह्या महानाट्याच्या माध्यमातून समाजामध्ये एकनिष्ठता आणि खरी हिस्ट्री ही लोकांसमोर येईल, या कारणामुळे मी हे नाट्य घेण्याचा संकल्प केला होता। आणि तो आज तुमच्या समक्ष आता तिची पूर्वतयारी जोरात चालू आहे। आणि आनंदाच्या वातावरणामध्ये, हसी खेळीच्या वातावरणामध्ये हा महानाट्याचा प्रयोग आपल्या शहरामध्ये 25 पासून तर 30 पर्यंत दररोज एक शो राहील आपला। टायमिंग काय राहील? याचा टायमिंग 7 वाजेपासून तर 10 वाजेपर्यंत राहील। महानाट्याचे महाराष्ट्रभर आतापर्यंत किती प्रयोग झाले? आतापर्यंत याचे 4 प्रयोग झालेले आहेत। महाराष्ट्रामध्ये गोंदियाला झालेला आहे, नागपूरला दीक्षाभूमीला झालेत 2 प्रयोग, आणि गोरेगाव म्हणून आहे तिथे झालेले आहे। प्रमुख पाहुणे कोण कोण येणार आहे? याच्यामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून आपण CP साहेबांना इन्व्हाइट केलेलं आहे। त्याच्यानंतर प्रमुख उपस्थितीमध्ये कलेक्टर साहेब आहे, महानगरपालिकेचे आयुक्त साहेब आहे आणि ZPचे CO साहेब आहे। त्याला आम्ही रिस्थिर म्हणजे त्याला हे आमंत्रित केलेलं आहे। बाकी राजकीय कोणतीही आपल्याकडे पुढारी नाही आहे। किती कलाकार आहे याच्यामध्ये? याच्यामध्ये एकूण 150 कलावंतांचा संच आहे आणि 80 टेक्निशियनचा संच आहे। म्हणजे 210-220च्या जवळपास आहे पुरे कलाकार आणि बॅकस्टेज आर्टिस्ट, एवढा मोठा संच यांचा। लोकलचे कलाकार आहेत? इथल्या लोकल कलावंतांना चान्स देण्यात आले, 25 ते 30 लोकांना चान्स देण्यात आलेला आहे इथे। इतिहासावर आधारित महानाट्य, इतिहासावरून अनेक वाद असतात, इतिहास सत्यता त्याची कितपत पडताळली गेली है ये नाट्य बनवायच्या अगोदर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किए। मैं हिंदी में बात करूँ चलेगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि इतिहास को छुपाया गया है लेकिन इतिहास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो लोग अपने हिसाब से इतिहास लिखते, आज आपने कुछ लिख दिया तो वो भी आने वाले 100 साल के बाद इतिहास बन जाता है।
लेकिन जो सच्चाई होती है वो छुपती नहीं है, ख़त्म नहीं हो सकती है। तो जब हमें भीमा कोरेगांव क्या है हमारे पूर्वज बताते रहे, थोड़ा थोड़ा हमको पता भी था, बट हमें खुद को नहीं पता था कि है क्या। एक एंग्लो मराठा युद्ध इसको बोला गया, एंग्लो मराठा युद्ध मतलब मराठाओं में मराठों के साथ युद्ध, इसको एंग्लो मराठा युद्ध बोला गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों, तो इसके तह तक जाने के लिए 2.5 से 3 साल का हमको समय लगा। ढूंढते ढूंढते फिर हम एक किताब पर पहुँचे जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एम्पायर। मैंने उसका पूरा डिटेलिंग दिया हूँ। तो ये किताब जिसने लिखा वो है कप्तान उस जमाने के, ठीक है। 1926 को एक किताब प्रकाशित हुई है द हिस्ट्री ऑफ द महाराष्ट्र एम्पायर्स, और उसके लेके गए जेम्स ग्रैंड डफ, जो यहाँ के कप्तान भी थे, गवर्नर भी रह चुके इस देश के। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर 1818 तक का पूरा इतिहास लिखे टोटल, और लंदन से प्रकाशित हुआ है ये। अब उनकी एक अच्छाई भी थी कि ये लोग इतिहास लिख कर गए हैं, आपकी लेनी के बारे में हो या कोई भी चीज़, तो वो ढूंढते ढूंढते बहुत सी चीज़ों को पता चला कि तरोड़ मरोड़ कर इस देश में बताया गया है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमें स्वराज्य का निर्माण करके दिए थे, उन्हें खुद कितनी तकलीफ गए, राजश्री शाहू महाराज को कितनी तकलीफें गई, अभी भी जा रही है, ये हम सबको पता है। इस देश में उन्होंने एकता लाने की कोशिश की थी, तो उस एकता को तोड़ने का काम, जब जब कोई एकता का काम कार्य करता है, वो तुकाराम महाराज हो, नामदेव महाराज हो, कोई भी कार्य करे, उनको तोड़ने का काम किया जाता है। पुरोगामी करके एक वर्ग और है जो साथ भी देता है। तो हमने इस नाटक के माध्यम से छत्रपति संभाजी राजे के चले जाने के बाद इस वर्ग को, विशिष्ट इस वर्ग को, जो लड़वैया वर्ग था, उन्हें क्यों मटका और झाड़ू बांधा गया, उसका कारण ढूंढकर हमने लाया। उसके बाद में 110 साल तक इन्होंने गुलामी कैसे सहन की, 110 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित होना पड़ा कि नहीं, हम नहीं सहन करेंगे। और गणपत महार और रायप्पा महार जैसे लड़वैया लोगों के वंशज, जीवा महार जैसे लड़वैया लोगों के वंशज, जो मटका और झाड़ू बांधकर 110 साल तक गुलामी की यातनाएं और शहर और नगर छोड़कर जंगल और पहाड़ में बसने लगे थे, तो वो एक मानव का मुक्ति संग्राम है, जो अपना मटके का झाड़ू और मटका और झाड़ू फोड़ने के लिए, माँ बहन को इज्जत देने के लिए, और पुनः छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे सैनिक बनाए थे इस वर्ग को, वैसे सैनिक बनने के लिए लड़ाई का वो अधिकार है, अधिकार की लड़ाई थी। अब 500 लोगों ने कैसे लड़ाई लड़े, कोई जाति द्वेष नहीं है, किसी भी धर्म और मजहब को बिल्कुल भी गाली नहीं दी गई है, हर धर्म मजहब का इसमें सम्मान किया गया है। 500 नागवंशी जो लड़े थे उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें मराठा भी थे, इनके 500 लोगों की तरफ से कुछ मुस्लिम भी थे, कुछ मराठा भी थे, कुछ मातंग भी थे, बस महार समाज ये समुदाय में ज़्यादा था। और बहुत सारे अनसुलझे पहलू हैं कि ये लड़ाई भीमा कोरेगांव में क्यों हुई। ये लड़ाई की चिंगारी भीमा कोरेगांव में डाली गई है, और ये 1818 में नहीं डाली गई है, ये 1689 में डाली गई है। तो 1689 में क्या हुआ था, छत्रपति संभाजी राजे को संभाजी संगमेश्वर मंदिर में जो उनके साथ किया गया, उस मंदिर से ये लड़ाई शुरू होती है। और उसी मंदिर में संभाजी राजे को क्यों लाकर उनके साथ में उनके ये कर दिया गया, उनका मतलब उनको मारा गया, क्योंकि उसी मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कसम खाई थी बचपन में कि मैं स्वराज्य का निर्माण करूंगा। ये इतिहास है, उस मंदिर के बारे में भी हमको नहीं बताया जाता है। शिवलिंग है, उस मंदिर में उन्होंने कसम खाई थी। तो इतिहास जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इतिहास अपने आप को पुनर्जीवित करता है। तो 1 जनवरी 1818 को, 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव गए, और वहाँ पर उन्हें मान वंदना देकर 1927 को पूरे जनता के सामने भीमा कोरेगांव क्या है ये बताएं। तो ये नाटक शुरू होता है 1 जनवरी 1927 को, फिर नाटक पूरा फ्लैशबैक में चलता है क्या 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 हुआ, और एंड होता है 1 जनवरी 1927 को। मतलब जहाँ से कहानी शुरू हुई वहीं पर कहानी खत्म होती है। और बाबा साहब खुद कहते हैं कि ये हुआ इसलिए मेरे पिताश्री को सूबेदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि इसी महार रेजिमेंट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सूबेदार बने थे। इसमें 3 महायुद्ध है, 2 महायुद्ध हैं, मतलब 3 लड़ाई है इसके अंदर में, 8 घोड़े हैं, और आप देखने लायक, मतलब आपके हर 2 मिनट के बाद में 1 मिनट के अंदर में आपके शरीर में मतलब जो खून ठंडा हुआ है वो खून गर्म हो जाएगा।
बस आप मारोगे नहीं किसी को, क्योंकि हमने सब इस प्रकार से किया है कि आप किसी को मार रहे होंगे नहीं, प्यार करोगे आप। फिर ब्राह्मण समाज हो, मराठा हो, मुसलमान हो, मैंने प्यार और सौहार्द की भाषा किया हो उसमें। शिवाजी महाराज ने मारना ही नहीं सिखाया है, रक्षण करना सिखाया है और दूसरे की माँ बहन की इज्जत भी करना हमको सिखाया है। तो इस नाटक के माध्यम से यही है सच्चा इतिहास लाने की और इस देश में वापस शिवाजी महाराज का स्वराज्य, तथागत बुद्ध का उनका संदेश और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान के हिसाब से इस देश को चलाने का जो है, यही हम हमारे महानाट्य के माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भीमा कोरेगाव ये यायचं आहे। बघा सर, त्यांनी कशी कहाणी लिहिली हे आपल्याला माहीत नाही, बरोबर आहे। प्रत्येक लेखक हा आपल्यानुसार लिहितो, ओके। आपल्या नाटकामध्ये फक्त 10% चेंजेस आहेत, बाकी जसाच्या तसं घेतलेलं आहे आपण, जे जे घडलं त्यानुसार घेतलेलं आहे। ते चित्रपट आहे, चित्रपटाला 30% परवानगी असते तिथे चेंजेस करायची चित्रीकरणासाठी, ते काही दाखवू शकतात। त्यांचे गाणे आणि माझ्या गाण्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक है। मेरे एक एक लाइन 3-3 हज़ार साल का इतिहास बताती, एक लाइन गाने की। उनके नाच गाने के हिसाब से रंगीली रात का रंग प्यारा न्यारा न्यारा, मेरा ऐसा नहीं है, मेरी भी इसमें लावनी है, बट हमारी इसमें इस प्रकार से लावनी नहीं है। हम दिया तोहरे चौखट की, तोहरे चौखट की, मतलब मैं दिया तेरे दरवाजे के बाहर की हूँ। जो लावनी करते थे ना वो हमारी बहू बेटियाँ हुआ करती थी, तो वो क्या बोलते कि मैं दिया तुम्हारे दरवाजे के बाहर क्यों। दिया 2 जगह लगता है सर, मंदिर में भी लगता है घर के अंदर और दरवाजे के बाहर रहता है, तो हम दरवाजे के बाहर के दिए। इस प्रकार से मैंने संदेश दिया हूँ हर गाने में। सर रिस्पॉन्स तर तुम्ही विचारा नको। जो व्यक्ती एकदा बसला, एका ठिकाणी असं घडलं सर की गोरेगावला की आम्ही नाटक सुरू केलं। नाटकामध्ये 1.25 तासाच्या नंतर एक ब्रेक होतो आमच्या 15 मिनिटाचा, पण जसंही आमच्या नाटक इंटरव्हलपर्यंत आलं पाऊस सुरू झाला, म्हणजे वादळ वाराने पाऊस सुरू झाला। आता जर इंटरव्हल केलं तर लोक उठून जाणार, बरोबर आहे। आम्ही इंटरव्हलच कॅन्सल केलं सर। आप विश्वास करणार 3 तास लोक भिजत बसलेत ना पूर्ण नाटक पाहिलं, आणि त्यांच्या मतलब जय जयकार, त्यांच्या आतमधला बाबासाहेबांचे स्वाभिमान, शिवाजी महाराजांचे स्वाभिमान, आणि सर्वात मोठी गोष्ट त्या गोरेगावला ओबीसी लोकांनी नाटक लावलेलं होतं, एससी लोकांनी नाही, ओबीसी लोकांनी नाटक लावलं होतं। भर पावसात लोक ते नाटक पाहत होते। आप ये नाटक देखने के बाद आपको पता चलेंगे आपके औरंगाबाद में भी क्रांति होंगी। जहाँ जहाँ ये नाटक हो रहा है वहाँ वहाँ क्रांति होती जा रही है। सर आयोजकांना माहीत असेल सर। तिकिटाचा दर काय आणि विनामूल्य आहे का कसं? तिकिटाचा दर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये आणि 1000 रुपये। आतापर्यंत आमचं एकही तिकीट आम्ही विकलं नाही। आजपासून सुरुवात करत आहे। स्पॉट विकणार का? हां, आजपासून आम्ही तिकीट विक्री सुरुवात करतोय आजपासून। साधारण याला खर्च किती आला आणि कोण खर्च करते? याचा टोटल खर्च जो आहे 40-50 लाखापर्यंत याचं बजेट जातं आहे। तो खर्च सगळा आम्हीच करतोय। जे आयोजकमध्ये मी स्वतः एक आहे आणि एक नदी म्हणून माझा एक पार्टनर आहे, आम्ही 2 जण मिळून करतोय। या नाटकाची जी प्रस्तुति है तो राजगिरी बौद्ध सामाजिक संस्था गोंदिया की है, और इस नाटक के जो आयोजक है आपकी आवाज़ फाउंडेशन, उनके राव साहब जी बनकर जो अध्यक्ष है मराठवाड़ा के, ये आयोजक है, और नदीम शेख जी आयोजक है। और इतना बड़ा इन्होंने जो आयोजन किया, मैं तो इन्हें मतलब कड़क क्रांतिकारी जय भीम कहूँगा, क्योंकि बहुत जिगर लगता है साहब। 6 शो करना बहुत जिगर लगता है। अगर अभी आप पत्रकार महोदय सब लोग मिलकर अगर और ये करें, उन्होंने तो पूरे औरंगाबाद को सजा दी है उन्होंने। अब आपके माध्यम से लेखनी बहुत कुछ बोलती है। अब आपके माध्यम से अगर लोग वहाँ से आए, पहला शो अगर अच्छा गया तो वो लोग जाकर बताएंगे कि हमारा शो अच्छा है या क्या है, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। तो इनके ताकत को सलाम करना पड़ेगा। मात्र 20 दिन के अंदर में इन्होंने तैयारी की है, 20 दिन के अंदर में। या महानाट्यामध्ये आपली प्रमुख भूमिका काय? सर मी लेखक आणि दिग्दर्शक आहे सर या नाटकाचा। रावसाहेब बनकरांची आयोजक है सर, अरेंजमेंट आयोजक, ये पूरे शो के आयोजक यही है। कलावंत हां, कलावंत सर हे आताच तुम्हाला सांगितलं 150 कलावंत आहेत, तर मुंबईचे आहेत काही आणि नागपूरचे आहेत। मुंबई आणि नागपूर, आणि इथले काही कलावंत आहेत, 25-30 कलावंत। तुमच्या महिला किती आहे आणि समजा या नाटकामध्ये सर 18 ते 18 महिला आहेत। 18 महिला? हाँ, बाकी पुरुष है ना, लड़ाई ज़्यादा है इसमें।
तो लड़ाई के लिए पुरुष लगते हैं. किती वेळ चालतो सर हा शो? हां हा शो किती वेळ चालतो मग? सर 3 तास. हां 15 मिनटाच्या मध्यंतरमध्ये. पण तुम्हाला 1 मिनटंसुद्धा उठायची इच्छा होणार नाही, 1 सेकंदसुद्धा उठायची इच्छा होणार नाही.